तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में फ्रेंड बोलना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पास हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला गया फिलहाल आपका, एक कुंड के दो पाइप ए और बी क्रमश 4 घंटे 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई बोला कोई कुंड में आपका 3 पाइप लगे हैं, एगो ए पाइप लगा हुआ, एक बी पाइप लगा, एक सी पाइप लगा, और ए पाइप आपका वो कुंड को कितने देर में भर रहा है, तो ये आपका 4 घंटे में भर रहा, बी पाइप आपका 6 घंटे में भर रहा, और सी पाइप है जो आपका उस कुंड का भरे हुए पानी को 8 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ये तीनों पाइप जब आपका एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेंगे उस कुंड को भरने में, यही आपका क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को सभी का आपका पता चल गया कि आपका ए 4 घंटे में भर सकता है, बी आपका 6 घंटे में भर सकता है, और सी आपका 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कुंड का कैपेसिटी निकाल लेंगे कि कुंड में कितना लीटर पानी आपका घुसेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8 8 3 24, तो इसका एलसीएम आपका 24 हो गया, यानी आपका 24 लीटर पानी उस कुंड में आपका जा सकता है। तब यहाँ पास आपका ए आपका कितना लीटर आपका पर घंटा भरेगा, तो यहाँ से आपका ए आपका 6 लीटर आपका प्रति घंटा भर रहा, बी आपका 4 लीटर प्रति घंटा भरेगा, और जो सी है वो आपका 3 लीटर प्रति घंटा खाली करेगा, क्योंकि ये आपका खाली कर रहा था। तो यहाँ पास आपका माइनस हो गया। तो अब आपसे बोला था कि तीनों पाइप एक साथ जब खोल दिया जाए तो जलाशय भरने में कितना समय लगेगा। तब देखिए 1 घंटा में आपका ए और बी कितना मिलके भरेगा, तो 6 लीटर ये भरेगा और 4 लीटर आपका ये भरेगा, तो 10 लीटर आपका भरा गया। मगर आपका सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा, तो ये आपका 3 खाली कर रहा, तो ये आपका 3 खाली करेगा। तो आपका 1 घंटे में टोटल कितना पानी आपका भर सके आप, तो ये आपका 7 लीटर भर पाए। तो आपसे वही पूछा है कि 24 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बस 24/7 यानी 24/7 घंटे लगेंगे, यानी आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 24/7, क्योंकि आपका कट नहीं रहा। तो यहाँ देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आप क्या बोला, आपका एक समुच्चय में 4 संख्या है, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है, 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है, डेटा समुच्चय का पारस रेंज क्या है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, आपका एक समुच्चय में 4 संख्या है। तो कोई आपका सेट है जिसमें आपका 4 संख्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई आपका x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। ये आपका कोई एक सेट में बोला है 4 संख्या है। अब क्या बोल रहा है, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 है। तो 3 छोटी संख्याओं का बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका जो सेट होगा उसमें 3 छोटी संख्या कौन होगा, तो शुरू का 3 होगा। बात को समझ गए। तो इसी का मेरे को मध्यमान 9 दिया है, तो यानी ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, ठीक है। मध्यमान 9 दिया है, तो यानी इनका योग कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 3, यानी आपका x1, ठीक है, x1 x2 प्लस x3 ये कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया। अब आगे क्या बोला था, और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। तो 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान मतलब क्या से, पीछे से 3 आपका ले लेंगे, क्योंकि ये आपका पीछे से बड़ा होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो इन तीनों का अब योग कितना हो जाएगा, तो आपका x2 प्लस x3 और प्लस x4 ये कितना है आपका 11 मध्यमान है। तो कितना हो जाएगा, 11 आपका गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 33। तो आपसे क्या पूछा था, समुच्चय का पारस रेंज क्या है, तो ये आपको रेंज पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं कोई भी सेट का। तो सबसे बड़ा संख्या में आपका सबसे छोटा संख्या को माइनस कर देते हैं, वही आपका रेंज हो जाता है। तो बस यहाँ भी हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे, ये देखिए आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका x2 कट जाएगा। सिंपल सा, आप अगर आप सॉल्व करेंगे x2 कट गया और आपका x3 कट गया। तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x4 माइनस x1, और यहाँ पर आ जाएगा 33। आपका यहाँ पास आपका 33, और यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पास फ्रेंड आपका 9 नहीं होगा, यहाँ 27 होगा, ठीक है। ये आपका 9 या 27 क्योंकि मध्यमान था। तो आपका 33 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और मेरे को यही निकालना था, यानी आपका यही रेंज होता है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो वो आपका रेंज होता है। तो बस x4 माइनस x1 क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। सिंपल है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका सलीकरण से है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले बार है, तो सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना होगा। तो देखिए 25 में से 30 जा रहा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ पास आपका ऑलरेडी पहले से माइनस है क्योंकि ब्रैकेट है छोटा वाला, ये आपका 27 हो गया। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 32 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से ब्रैकेट है, तो ये आपका 24 हो गया। फिर 24 में से जब आपका 32 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आपका फिर से -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका -8 आया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये आपका 23 है, फिर से ये आपका माइनस है, तो यहाँ पास आपका क्या होगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो 23 8 कितना हो गया ये आपका, तो ये आपका 31 हो गया। अब 31 आया, तो फिर 31 के बाद लास्ट में मेरा क्या आया, देखिएगा 31 है, ठीक है, 31 से ध्यान दीजिएगा, 31 है तो बस 22 - 31, यानी आपका ये मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला आपका, अनुपात 75 125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला इसको अपना सरल कर लीजिए। तो देखिए आपका 75 है, यहाँ पास आपका 75 है और 125 है, तो इसको सरल कर लीजिए। 25 का पाड़ा में 3 बार में काट लीजिए, 25 का पाड़ा में 5 बार में काट लीजिए, तो बस इसका सरल हो चुका है, यानी 3:5, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला यहाँ पर आपका, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला है यहाँ पर आपका, देखिए पी का वर्तमान आयु कितना है, तो 15 वर्ष है, और बोल रहा साथ में 6 वर्ष बाद क्यू का आयु जो है वो आपका 26 वर्ष हो जाएगी। 6 साल बाद यानी बात की गई है, तो यानी इसका वर्तमान आयु क्या हो रहा होगा अभी क्यू का, तो ये आपका 20 साल हो रहा होगा। क्लियर है, तभी जाके आपका 6 वर्ष बाद वो आपका 26 वर्ष हो जाएगा। तो बस आपसे पूछा क्या, इन दोनों का वर्तमान आयु बताइए, तो दोनों का वर्तमान आयु आपके सामने है, तो बस निकाल लीजिए। तो 5 का पाड़ा में 3 बार में, 5 का पाड़ा में 4 बार में, तो इसका क्या जाएगा आपका 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपका, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो देखिए आपसे रेलगाड़ी की गति पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन कि कोई एक आपका ट्रेन है, कोई 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म को क्या बोला, एक प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो आपका 110 मीटर लंबा है, जिसको आपका 13.5 सेकंड में पार कर रहा है, और एक आपका प्लेटफॉर्म जो है वो आपका 205 मीटर लंबा है, जिसको पार करने में आपका 18.25 सेकंड आपका लगाता है वो ट्रेन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, सीधा सीधा वो ट्रेन का गति क्या है। तो सबसे पहले आपको तो एक चीज पता होगा, जो आपका दोनों प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है वो ट्रेन, उसका गति क्या होगा, दोनों जगह सामान्य होगा। जो गति से आपका ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा वही गति से आपका ये वाले प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। तो बस एक काम करेंगे, यहाँ पास आपका हम लोग दोनों गति को यहाँ पास आपका इक्वल कर लेंगे। तो आप लोग ये भी जानते होंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बस अब यहाँ पर डाल दीजिए, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, वो ट्रेन का मतलब आपका लंबाई हो जाएगा, अब प्लस साथ में जो आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका ट्रेन का लंबाई मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेन का टी ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई 110 हो गया। अब ये कितने सेकंड में इसको पार कर रहा था, तो आपका 13.5 में। क्लियर है, अब ये दोनों जगह मैं बराबर कर लेता हूँ। तो एक ट्रेन का जो आपका मतलब एक प्लेटफॉर्म का जो लंबाई था वो आपका 205 और प्लस ट्रेन का लंबाई, इसको कितने सेकंड में पार कर रहा था, तो ये आपका 18.25 सेकंड में पार कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरा गति है और ये भी मेरा गति है। ठीक है, देख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। अब बस सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 5 का पाड़ा में ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2.7 आ जाएगा, और 5 का पाड़ा में ये आपका 3 और 3 2 6, अब पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, अब 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब बस इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 0.95t इक्वल टू 150t। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट है। तो बस ठीक है, वैल्यू यहाँ पास आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन का लंबाई क्या। तो ये आपका 95 इधर आ जाएगा पॉइंट, ये आपका पॉइंट को मैंने हटा दिया, तो 0 0 आपका ऊपर लग गया। 5 का पाड़ा में ये आपका 19 बार में कट गया, और ये आपका 20 हो गया यहाँ पास, और 19 का पाड़ा में 8 बार में 152, तो 8 गुना 20, तो कितना आ गया मेरा टी का वैल्यू, यानी ट्रेन का जो लंबाई आ गया मेरा 160। तो बस आप गति निकाल दीजिए। तो गति क्या होता है आपका यहाँ पर, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म का यहाँ पर लेके आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को ले लेता हूँ, यानी 110 मीटर वाले प्लेटफॉर्म प्लस आपका ट्रेन का लंबाई 160, और बटा कितना है ये आपका 13.5। तो यहाँ पास बस सॉल्व कर लेते हैं। 160 और 110 कितना हो जाएगा, ये आपका 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 बटा 135। ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट है। अब देखिए आपका किलोमीटर में है, तो आपको क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये जो गति आ रहा वो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा, तो गुना कर लेंगे 18/5 से। तो बस सॉल्व कर लेंगे। एक देखिए पॉइंट को मैं हटाऊंगा, तो 1 0 यहाँ लग गया, 135 से 2 बार में कट जा रहा। 5 का पाड़ा में ये आपका 36 × 5 = 180 होता है, तो बस 36 × 2 = 72,
यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए है। वो रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसे खर्च करती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका, लता है कोई, ठीक है, कोई आपकी लता है, वो आपका 20 केजी पनीर बना रही है। अब 20 केजी पनीर बना रही है तो उसको दूध तो लगेगा पनीर बनाने में, तो वही बोला है 1 लीटर दूध में वो आपका 200 ग्राम पनीर बना रही है, ठीक है। 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध में आपका कितना पनीर बना रही है, तो 200 ग्राम बना रही है। अब आपको बोला है कि वो जो 1 लीटर दूध है उसका कीमत है 40 रुपए, तो वही पूछा आपसे कि वो रोजाना दूध खरीदने में कितने पैसा खर्च करती है। यानी आपका 20 केजी जो पनीर बना रही होगी उसी के लिए दूध खरीद रही होगी, तो बस आपसे वही दूध का दाम पूछा है। तो सबसे पहले आपका कितना पनीर बना रही थी, तो 20 केजी पनीर बना रही थी। तो पहले तो आपको पता करना होगा कि पहले आपका दूध कितना लग रहा है। तो दूध हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि आपको बोल दिया 1 लीटर में 200 ग्राम आपका दूध, मतलब आपका पनीर बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 1 केजी पनीर निकाल लेते हैं कि कितना दूध लगेगा। तो आपका पता होगा 1000 ग्राम इक्वल टू आपका 1 किलो होता है। तो बस मैं यहाँ 5 से गुना करूंगा और यहाँ भी आपका 5 से गुना करूंगा, यानी आपका 5 लीटर दूध में उनका 1 केजी पनीर बनता है। क्लियर है। अब आपको पता चल गया 5 लीटर में 1 केजी पनीर बनता है, तो 20 लीटर के मतलब 20 केजी पनीर बनाने में कितना लीटर दूध लगेगा, तो 20 से गुना कर लेंगे और यहाँ भी आपका 20 से गुना हो जाएगा, यानी आपका 100 लीटर दूध में उनका 20 केजी पनीर बन रहा है। तो बस अब आपको वही तो आपका दूध का दाम पूछा था, क्योंकि यही तो बोला वो रोजाना दूध खरीदने में कितने पैसे खर्च करती है। तो आपको क्या बोला था, 1 लीटर दूध का दाम 40 रुपए है, तो यानी आपका 100 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 4000, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यानी आपसे क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, यानी आपको एरिया पूछा है। और उससे पहले आपको क्या बोला है, देखिएगा समझिएगा, उससे पहले आपको क्या बोल दिया मैं वो भी बता दे रहा हूँ। क्या बोला आपका, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, ठीक है, एक भुजा की लंबाई आपको क्या बोला साथ में, एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी आपको कोई एक भुजा बोल दिया है आपका 6 सेंटीमीटर है, और साथ में बोला है कोई आपका 2 विकर्ण जो है, यानी जो 2 डायगोनल है उसमें से एक डायगोनल का वैल्यू आपका बोल रहा है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास आप किसी को भी मान सकते हैं, यानी 6 सेंटीमीटर का ये आपका कोई डायगोनल होगा, यानी आपका विकर्ण होगा। तो बस आपसे पूछा क्षेत्रफल बताइए, तो सिंपल से निकाल देंगे। आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते होंगे, क्या होता है आपका, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी आपका विकर्ण 1 और विकर्ण 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पास है। तो चूंकि मेरे को यहाँ पास एक बस विकर्ण मेरे पास है और एक तो भुजा है, तो आपको पता है कि भुजा आपका समचतुर्भुज का सभी आपका एक समान होता है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है, यानी दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे तो समझिएगा। देखिए क्या था मेरा, एक आपका जो आपका एक डायगोनल का वैल्यू क्या दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ इसको 3 कर देता हूँ, आधा पार्ट से कटेगा तो, और यहाँ आपका 3 हो गया। तो यानी ये मेरा 3 हो गया और ये मेरा 6 हो गया। तो यहाँ हम आधा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पास जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट, ठीक है, यहाँ का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, रूट 27 आ जाएगा। तो यानी जब इसका मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका 3√3 आ गया। क्लियर है। यानी जो मेरा इसका वैल्यू आया, आधा विकर्ण का वैल्यू क्या आया, 3√3 आया, ठीक है, 3√3 आया। तो बस अब कब जब पूरा विकर्ण करेंगे तो क्या करेंगे, गुना 2 से कर देंगे, यानी मेरा क्या आ गया पूरा विकर्ण 6√3। क्लियर है। यानी मेरा एक विकर्ण ये हो रह गया और ये एक विकर्ण मेरा क्या था, तो 6 सेंटीमीटर था। तो बस अब फॉर्मूला में डाल दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, हाफ इंटू d1। तो d1 मेरा क्या है, एक तो 6 है और एक तो मैंने क्या निकाला 6√3। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 का पाड़ा में 3 बार में 3 6 18, यानी 18√3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 7 का पावर में 95 माइनस 3 का पावर में 58 द्वारा
प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको 7 का पावर में 95 दे दिया और 3 का पावर में 58 दे दिया। तो आपको बोला इसको सॉल्व कीजिए और आप इसका इकाई पर आने वाली संख्या को बताइए कौन सा आपका यूनिट डिजिट नंबर है। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इसका इकाई संख्या निकाल लेंगे और इसका इकाई संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपको इसका घटा देंगे, वही मेरा यहाँ पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आपको पूरा आंसर आपसे नहीं पूछा है। तो यहाँ पास आपका 7 का पावर में 95 है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 95 वाले जो आपका है उसको क्या करते हैं, 95 को 4 से भाग दे देते हैं। तो अब तो आपका 95 4 से पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा, तो कितना विभाजित होता है 95, तो आपका विभाजित कभी नहीं हो पाएगा। तो ये होता है आपका 92 को 4 से आपका पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जब आपका 92 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो बचा कितना सिर्फ आपके पास, तो बचा तो आपके पास सिर्फ 3। तो बस आप यहाँ पास लिख लीजिए 7 के पावर में 3 आपका बचा है। अगर आपका यहाँ पास थोड़ा देर के लिए अगर ये आपका 96 होता, ठीक है, और 4 से आपको विभाजित करना होता तो ये तो आपका पूरा कट जाता। जब पूरा कट जाता तो आप क्या करते, 7 का पावर में 4 कर लेते हैं, सिंपल सा यहाँ पास। तो यहाँ पास आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना था। ठीक है, यानी इकाई वाले संख्या निकालना था। तो यहाँ पास आपका जितना कटा काट दीजिए 4 से, जो बचेगा आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा। फिर माइनस अब उसी तरीके से किए, 3 का पावर में 58 है। अब बताइए 58 को आपका 4 से काटेंगे तो ये तो पूरा नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा आपका 56 कट जाएगा पूरा। अब बचा लास्ट में 2। ठीक है, 14 चौके 56 आपका कट जा रहा पूरा, सिर्फ 2 बच रहा। तो बस अब 2 लिख लीजिए, यानी 3 का पावर में 2 लिख लीजिए। अब आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि इकाई वाला संख्या आपका कौन सा होगा। जरूरत नहीं है आपको 7 का पावर में 95 सॉल्व करने का। ठीक है, आपसे सिर्फ इकाई वाला संख्या पूछा है। तो 7 का पावर में 3 कितना हो जाता है, आपका 343 हो जाएगा। और ये 3 का पावर में 2 है तो 9 हो जाएगा। तो 343 से 9 घटाएंगे तो कितना हो जा रही है आपका 300, ये आपका हो जाएगा 334। ठीक है, जो कि ये आपका आंसर नहीं हो रहा ये वाला का, बस आपका इकाई स्थान को आपको पूछा था, यानी आपका आंसर क्या जाएगा 4। और आपका जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो आपका इकाई स्थान पे 4 ही आने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ भी आए मगर आपका इकाई स्थान पे 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ आएगा। तो आपको सिर्फ यही वाला संख्या भी बताना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका 15 लड़के यानी आपका 15 जो बॉय है वो आपका 750 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, 15 लड़का 750 रुपये कमा रहे हैं, अब 5 दिन में कमा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि 750 रुपये आपको कितने दिन में कमा रहे हैं, तो 5 दिन में कमा रहे हैं। यानी एक दिन में कितना कमा रहे हैं, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी एक दिन में 150 रुपये कमा रहे हैं। और आपका 15 लड़के काम कर रहे थे, यानी जो 15 लड़का कमा रहे हैं वो एक दिन में कितना कमा रहे हैं, तो 150 रुपया कमा रहे हैं। यानी आपका एक जो लड़का है वो एक लड़का कितना कमा रहा है, तो 10 रुपया करके कमा रहा है। तो बस आपको पता चल गया कि एक लड़का 10 रुपया कमा रहा है। तो बस बता दीजिए कि 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे। तो देखिए एक लड़का कितना कमा रहा है, 10 रुपया कमा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका 25 लड़का बोला है, तो आप 25 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ भी आपका गुना हो गया, यानी आपका 25 लड़का कितना कमाएगा, तो ये आपका 250 रुपया कमाएगा। अब आपको बोला 6 दिन तक कमाएंगे, तो 250 गुना 6 तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1500 आ जाएगा। सिंपल सा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है फ्रेंड्स, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला आपका, एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपको कि आपका कोई कार है, आपका कितना लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो देख लीजिए 4 2 8 और 11/4 लीटर में वो आपका 44 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11/4 लीटर में 44 किलोमीटर तय कर रहा है। तो ठीक है, तो आपका पूछा है आपसे कि 1 लीटर पेट्रोल में, तो बस यहाँ पास मैं एक 4 को यहाँ भेज दे रहा हूँ। ठीक है, 4 यहाँ चला गया और 11 आपका नीचे आ गया, तो आपके पास बच क्या गया, 1 लीटर ही बच गया। तो बस सॉल्व कर लेंगे, 11 का पारा में 4 बार में, यानी 4 गुना 4 16, यानी 16 किलोमीटर तय करेगा 1 लीटर पेट्रोल में, जो कि इसका आंसर भी है। सिंपल सा था, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, सलीकरण से क्वेश्चन है, तो जल्दी चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास आपका -20 है, बाकी सब आपका प्लस में है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पास आपका पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है। तो पॉइंट वाला नंबर को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ 44 है, यहाँ 40 हो गया और यहाँ 4 हो गया। तो 44 और 40 कितना हो गया, 84 हो गया, और 84 और 4 कितना हो गया, 88 हो गया, यानी 0.88 आपका होगा। अब यहाँ देख लीजिए, जोड़ लीजिए सबको। तो यहाँ पास आपका 444 है,
ठीक है, और यहाँ पे आपका 44 और 4 48, 48 4 52, अब 52 4 56। तो बस इसको जोड़ लीजिए, कितना है 6 4 10, 6 4 10, अब 5 यहाँ से आपका 500 मिल गया और यहाँ से आपका 88 था, तो ये तो आपका जोड़ में आ गया -20, तो बस 20 घटा लीजिए तो क्या होगा आपका 88 88 रह जाएगा, 500 में से 20 जाएगा यानी 480.88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। क्लियर फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, निम्नलिखित दशमलव संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, ये सब संख्या दिया हुआ है, आपको इसको आरोही क्रम में करना है, यानी आपको अरेंज करना है और फिर बता दीजिए कौन सा मध्य में होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखिए 5 संख्या दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, यानी 3 नंबर वाला संख्या आपका मध्य में आ रहा होगा। तो सबसे पहले कौन सा संख्या होगा, ये वाला दिख रहा होगा, यानी 0.658। फिर से कौन सा आपका, ये वाला, यानी पॉइंट, ठीक है मैं एक साथ लिख रहा हूँ आरोही क्रम में, 0.8 हो गया। अब उसके बाद कौन सा होगा, तो 5.74, तो 5.74। तो अब यहाँ पर देखिए और 2 नंबर बच गया, तो कौन सा होगा, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पास, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका 7.2, तो ये आपका आरोही क्रम में आ गया। तो मध्य में कौन आ रहा, तो मध्य में यही वाला नंबर आ रहा, तो 5.74 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला आपको, टोटल एरिया ऑफ टी कल्टीवेशन ऑफ 3 स्टेट। तो बोला है आपको चाय पत्ती की खेती है 3 राज्य का आपको दर्शाई जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पास तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल और असम है। असम का जो चाय का खेती है वो आपका 62% आपको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो मतलब 62% एरिया, मतलब आपका क्षेत्र में ये आपका इसका खेती हो रहा है। वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो 22% एरिया में मतलब आपका खेती हो रहा है। वहीं तमिलनाडु का जो है वो आपका 16% आपका एरिया पे, मतलब आपका क्षेत्र पे आपका खेती हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका डीआई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डीआई समझ आया होगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते क्या बोला आपको। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला आपको क्वेश्चन में, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है। तमिलनाडु से पूछा है कि आपका पश्चिम बंगाल का जो खेती है वो कितना प्रतिशत अधिक है। तो तमिलनाडु कहाँ है, ये 16 है। ठीक है, 16% है। और वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये है, तो 22% है। तो बताइए जो आपका तमिलनाडु से आपका कितना प्रतिशत अधिक है पश्चिम बंगाल वाला, तो 6% आपको खुद दिख रहा होगा, क्योंकि 16 है और यहाँ 22 है, तो 6% ज़्यादा है। तो बस इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर 2, 6% ज़्यादा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ क्या बोला आपका, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियाँ थी। एक कक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा सा बस आपको लेंदी कर दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कोई कक्षा है 9 लड़कों और कुछ 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो चलिए 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। तो चलिए आगे फिर क्या बोला आपका, एक परीक्षा में लड़कों का 13 औसत अंक प्राप्त होते हैं, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि 15, ठीक है, यहाँ क्या बोला, यदि अंकों का कुल औसत इतना है तो आपसे पूछा क्या है, तो कक्षों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपसे क्या पूछा, कक्षा में विद्यार्थी कितना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लड़कियां पहले क्लास में कितनी है। यानी लड़का को तो मुझे पता है कि आपका 9 लड़के हैं और लड़कियां मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लड़कियां निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 13 औसत दिया हुआ है लड़कों का नंबर, तो यानी कितना पूरा नंबर मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पूरा क्लास का भी आपका औसत पता है नंबर का। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 गुना 13 प्लस, अब यहाँ पास मैं लड़कियों को x मान लेता हूँ थोड़ा सा, x गुना लड़कियों का औसत कितना है, तो 15। अब ये किसके बराबर होगा, पूरा क्लास का औसत के बराबर होगा, यानी आपका 14.28 प्लस कितना हो जाएगा, 9 लड़के हैं और लड़कियां क्या है, x मैंने माना था, तो बस इसी का औसत आपको दिया हुआ है। तो बस आप इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 13 9 117 हो गया, अब प्लस 15x और यहाँ से आपका 14, यहाँ से आप 14.28 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 128.52 आ जा रहा है। ठीक है, 9 ठीक है, सही है। फिर आपका प्लस यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या जा रहा है, फिर से आपका 14.28x आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.72 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है, 14.28 है, तो आपको 0.72x हो जाएगा। और ये वाला 128.52 है, जब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 11.52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सारे को हटा देता हूँ। ठीक है, सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो मेरा क्या आया था आपका, तो 0.72x इक्वल टू 11.52। अब बस सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पास मैं इसको नीचे कर ले रहा हूँ डायरेक्ट आपका,
यहाँ से है। अब देखिए यहाँ से आपका आ चुका है, अब यहाँ पास आपका क्या है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो पॉइंट पॉइंट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ये आपका 72 का पारा में ये आपका कितना बार में है, तो ये आपका 16 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब बस कितना हो जाएगा, यानी आपका एक्स का वैल्यू 16 आ गया, यानी आपका लड़कियाँ 16 है और लड़के 9 है। तो कक्षा में कितने लोग हो गए टोटल, 25 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए फिर से आपका सलीकरण से, तो जल्दी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बोर्ड मार्क्स का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका पार्ट अलग हो रहा है और ये पार्ट आपका यहाँ अलग हो रहा है और ये पार्ट पूरा है, ये आपका पूरा है। ठीक है, ये आपका ये नहीं है बीच में, ये पार्ट पूरा है। तो चलिए सबको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 का पारा में 136, ये कितने बार में कट रहा, 8 बार में कट रहा, प्लस 17 गुना 13, तो यहाँ पर सब कर लीजिए, 17 × 51, अब 5 17 5 22 हो गया, माइनस अब ये सारे को सॉल्व कर लेते एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे 103 माइनस 85, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 यहाँ और 18 यहाँ हो जाएगा। अब ये गुना में आ चुकी, अब यहाँ पास कितना हो जाएगा 62 प्लस 145 कितना हो जाएगा, ये आपका 7, अच्छा 7 हो गया, 6 4 10 और यहाँ पास आपका 2, यानी 207 दशम बटा है 23, क्योंकि आपका भाग है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बार में कट जा रहा है, ये आपका 9 बार में कट जा रहा। ठीक है, यानी आपका 18 गुना 9 आया। तो बस इसको गुना कर लिए, 9 8 72, 7 और 9 7 16, 162 माइनस 221 प्लस 8, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 229 माइनस 162 को बस लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ 38 और यहाँ 29, तो कितना आ गया 9 8 17 और 3 2 5 6 67 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा हल्का सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला है आपका, निम्न प्रश्न पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा समीकरण पर्याप्त है। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन सिंपल सा बोला है, ये प्रश्न है, आप बताइए कौन सा समीकरण इसके लिए पर्याप्त है आपका एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स का मान क्या आपसे पूछा है, तो देखिए पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18। तो अब बताइए यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो हाँ जरूर निकाल सकते हैं। अब वही आप दूसरा समीकरण को देखेंगे तो क्या है आपका पी क्यू आर, तो बताइए आप इसका अकेले का मदद से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कभी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका समीकरण 1 आपका पर्याप्त है। जैसे देख सकते हैं केवल 1 आपका पर्याप्त है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ बताना नहीं कि क्या वैल्यू है, आपसे बस पूछा था कि एक्स का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो बस यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ को इसको भी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब चूंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ठीक है ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, तो बस इसका स्क्वायर कर लीजिए और सभी में आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। तो जल्दी इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आपका √3 का 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 का क्या होता है आपका, तो ये भी आपका 3/4 होता है, मतलब आपका √3/4 होता है और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा। प्लस कॉट 45 का क्या होगा, तो 1045 आपका मतलब होता है 1, तो कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। प्लस सेक 60, तो सेक 60 को मतलब क्या कॉस 60 बोलते हैं, और कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसी को उल्टा कर देते हैं तो आपका सेक 60 बन जाता है। तो सेक 60 क्या हो जाएगा यानी 2, और ये आपका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 4 1 5 हो गया और ये 3/4 है, 3/4 है, यानी आपका 0.75 है और ये आपका 0.75 है, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1.5 हो गया और प्लस 5 हो गया, तो जोड़ेंगे तो क्या आ गया मेरा 6.5। यहाँ आंसर दिख रहा होगा आपको क्या है 13/2, यानी आपका 13/2 हुआ ना, ये 6.5 क्या हुआ 13/2 ही हुआ, तो इसका आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर 2। सिंपल है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% का वृद्धि की जाती है तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है कोई आयत है जिसमें आपका लंबाई को 8% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को 12% बढ़ाया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है x + y + xy/100। तो बस यहाँ पास आपका डाल दीजिए, आपका यहाँ पास आपका क्या हो रहा था लंबाई 8 गुना मतलब 8% बढ़ रहा था, तो यहाँ पास मैं आप इस फार्मूला को उठा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कभी भी वर्ग बोले या फिर आपका वृत्त बोले जो भी बोले आप इस फार्मूला में इसको डाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपका 8% बढ़ रहा था और यहाँ आपका 12% बढ़ रहा था, और यहाँ क्या हो गया मतलब आपका x × y यानी क्या हो गया 96/100, तो क्या हो गया आपका 12 और 8 ये 20, और यहाँ से आपका क्या हो गया 0.96, यानी आपका 20.96% इसका ये क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका
तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 है, तो पहला भाग क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो 1/2, 2/3 और अनुपात 3, मतलब होगा 3 और 4, इसी अनुपात में बांटा जा रहा है। तो देख लीजिए आपका नीचे क्या है, 2 और 3 है, तो 2 3 का एलसीएम निकाल लेंगे 6, यानी 6 सभी में गुना कर देंगे, जिसमें आपका ये सब हट जाएगा, नीचे वाले संख्या हट जाएगा। तो 6 से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 3 हो गया। यहाँ गुना करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 2 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और यहाँ से आपका जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 18 हो गया, और ये आपको यहाँ से गुना करेंगे तो 24 हो गया। मतलब इन चारों के बीच में इसी अनुपात में पैसे बांटेंगे, 3:4:18:24 अनुपात, ठीक है। तो बस बांट लीजिए, यानी आपका 3 और 4 7 रेशियो, और 7 और 18 कितना हो गया 25, और 25 और यहाँ पास आपका 24, तो कितना हो गया ये आपका 49, यानी 49 रेशियो का वैल्यू आपका 686 है। तो आपसे क्या पूछा था, पहला भाग क्या होगा, यानी पहला वाला 3, यानी 3 रेशियो का वैल्यू पूछा है आपको, 49 रेशियो का वैल्यू देके। तो यहाँ पर आपको 49 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 4, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 14 हो गया। तो बता दीजिए 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो 14 3 42, यानी 42 रुपये मिल रहा पहले को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, यदि a + b + c = 2s है, तो s - a होल स्क्वायर प्लस s - b होल स्क्वायर प्लस s - c होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। और कंडीशन में क्या बोला है आपको, a + b + c = 2s है। तो मैं इसको पूरा को ब्रेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ब्रेक करूँगा, ठीक है। s स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2sa, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, प्लस s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2sb, क्लियर है। फिर आपका क्या जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc, क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या है, प्लस एस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आपका एस स्क्वायर हो गया, यहाँ एस स्क्वायर हो गया, यहाँ एस स्क्वायर हो गया, यहाँ एस स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 4s स्क्वायर। अब यहाँ क्या आपका a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और c स्क्वायर है। तो मैं इसको भी अरेंज कर लेता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, आपका -2sa माइनस 2sb, और यहाँ पे क्या आएगा, -2sc। तो अब देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस और 2s को कॉमन ले रहा हूँ, बात को समझिएगा। -2s को कॉमन ले लिया, तो आपका बचा क्या है, यहाँ पास आपका a बचा, यहाँ से आपका b बच गया, और यहाँ से आपका c बच गया, और मैंने माइनस के साथ कॉमन लिया था, तो आपका क्या आ गया, a + b + c। तो अब देखिए a + b + c क्या था मेरा शुरू में, यदि a + b + c = 2s है, यानी इसका जगह मैं 2s को लिख सकता हूँ। तो यानी आपका यहाँ क्या आ गया, 2s × 2s, तो ये क्या हो गया आपका 4s स्क्वायर हो गया। तो जब 4s स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या था, 4s स्क्वायर था, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये आपका माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। तो आपका बचा क्या है, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को यही का इसी का वैल्यू पूछा था, और मैंने इसी को ब्रेक करते करते मेरा क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसको जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपका, सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपका, कितना समय आपसे पूछा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस मेरा क्या है, तो 450 मीटर है, तो 450 मीटर लिख दिया, और स्पीड क्या है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आपका मीटर में है, और आपका आंसर सेकंड में दिया है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को चेंज कर लेंगे, यानी आपका 20 गुना क्या करते हैं 5/18 से करेंगे। तो ये आपका 18 को मैं डायरेक्ट ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0 0 कट गया, 2 का पाड़ा में 9 बार में कट गया, यहाँ से आपका 5 का पाड़ा में 9 बार में कट गया। तो 9 9 81, यानी 81 सेकेंड लगेगा, ठीक है, जो कि आंसर है 4 नंबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 50,000 की धनराशि पर 12% का वार्षिक दर से 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, 50,000 की कोई धनराशि है, 12% का वार्षिक दर से 6 महीने के लिए आपसे ब्याज पूछा है। मगर साथ में एक चीज़ क्या बोला है, जो आप ब्याज का गणना करेंगे वो आपका प्रति तिमाही होना चाहिए, मतलब आपका क्वार्टरली में आपको यहाँ पास ब्याज निकालने बोला है। तो चलिए सिंपल सा बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, आपका यहाँ पास फिलहाल आपको दिया हुआ प्रिंसिपल, यानी आपको मूलधन कितना दिया, तो ये आपका 50,000 दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, तो 12% का है ब्याज दर।
और आपका जो समय दिया हुआ तो वो कितना दिया, तो 6 महीने का समय दिया है, तो इसको हम लोग साल में बदल लेंगे। तो क्या करते हैं, 12 से भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा होगा, 1/2 साल दिया है। और आपसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को किस तरीके से निकालना है, प्रति तिमाही निकालना है, मतलब क्वार्टरली निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं आपका क्वार्टरली निकालने के लिए, तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और आप लोगों को पता भी होगा, जब आपका बोलता है क्वार्टरली निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, जो ब्याज दर होता है उसमें आपका 4 से भाग दे देते हैं और समय में क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। अगर वही आपसे बोल दे अर्धवार्षिक के तरीके से निकालना है, मतलब अर्धवार्षिक से आपको गणना करना है, तो आपको क्या करते हैं, भाग देते थे, दो से आपका भाग दे देते हैं ब्याज दर में, और जो आपका समय रहता है उसको 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है क्वार्टरली में, तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो मेरा जो नया रेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 3% का रेट हो जाएगा, यानी 3% का ब्याज दर हो जाएगा। और जो समय हो जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया, 2, यानी जो समय आ गया मेरा 2 साल के लिए। और जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, तो 50,000 ही रहने वाला है। तो बस अब आप निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज जैसे आप निकालते हैं। तो देखिए 3% का ब्याज दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल 2 साल के लिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6.09%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पास बस ये मूलधन का 6.09% निकाल लीजिए, वही आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 50,000 का कितना निकालना है, 6.09%। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 और कैंसिल हो गया, ये आपका पॉइंट हट गया यहाँ से। अब बस 5 से गुना कर लेंगे तो 9 5 ये आपका 9 5 यहाँ देखिएगा, 9 5 45 हो गया, 6 5 30 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3045, यानी 3045 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि आपका तिमाही से गिना गया है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको कि एक पुस्तक को 25.65 पे बेचने पर एक व्यापारी को 5% का हानि होती है, यदि वह उसे 31.5 पैसे में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पहले बेच रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, तो 25.65 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है। तो सबसे पहले आपका हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि वो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा क्या करते हैं, तो 100 माइनस 5, क्योंकि इसको घाटा हो रहा था, अगर फायदा होता तो मैं फायदा करता, तो यहाँ पर इसका घाटा हो रहा था, यानी 100 माइनस 5 कितना हो गया, 95। तो अब सॉल्व कर लेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट आपका यहाँ से हट गया। अभी 95 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसी दिख रहा 27 हो जाएगा, तो ये आपका 27 आ गया। यानी जो मेरा पुस्तक का मूल्य आया वो क्या आया, क्रय मूल्य 27 रुपये आया। तो आपसे बोला है कि 31.05 में जब बेचेगा तो उसको क्या लाभ होगा, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा, तो 4.05, यानी 4.05 में ज़्यादा में बेच रहा बस आपका। तो बस देख लीजिए ये 4.05, ये 27 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पास आपको खैर यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये 27 का 10% कितना हो जाएगा, तो 2.7 हो जाएगा 10%, और 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.35। तो देख सकते हैं यहाँ का 5 7 3 10 2 3 4, यानी आप देख सकते हैं, यानी ये जो है उसका कितना है, 15% है, या फिर आप इसको नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जगह लाभ हो रहा है 15% का। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, 9874x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, 9 8 7 और x और 5 4 आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आपको यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से अनुस्थित x का वैल्यू चुने। तो यहाँ पर जो फ्रेंड आपका वैल्यू था मैंने उसको हटा दिया। अब मैं क्यों हटाया, क्योंकि ये वाला आप लोग मुझे बनाओ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, और इससे पहले वाले सेट में मैं आपको क्या पूछा था, तो 11 से पूछा था कि विभाजित कौन सा आपका संख्या, मतलब आपका x का वैल्यू रखे जो आपका 11 से विभाजित हो जाए। मगर यहाँ आपसे क्या पूछा, x का वैल्यू आप क्या रखेंगे जो आपका 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप ये वाला मुझे बनाओ, मैं देखूंगा किसका यहाँ पर आंसर सही होता है। ठीक है, यहाँ पास फिलहाल बता दूं कि इसका आंसर आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो x का वैल्यू होगा आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे, क्योंकि 6 से बोला विभाजित करने के लिए। तो 6 से आपका कौन सा नंबर आपका संख्या विभाजित होता है, जो आपका 2 से विभाजित होगा, जो आपका 3 से विभाजित होगा, वही आपका 6 से विभाजित होगा। तो बस अब देख लीजिएगा कंडीशन बैठा के 2 से कौन नंबर आपका विभाजित होता, 3 से कौन नंबर विभाजित होता, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या, तो सलीकरण से क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आप मान बताना है आपको। तो अब आप लोग इसको देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपको कुछ पता चल रहा होगा, यहाँ से देखिए और यहाँ से ये आपका अलग है, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब कैसे होगा तो मैं बता देता हूँ। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो एक फार्मूला लिखा हुआ है, यानी आपका 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब।
तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका इसी का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा ए क्यूब के रूप में। फिर बी क्यूब, तो बी क्यूब भी आपको दिख रहा होगा, प्लस 3ab। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, तो यानी आपका पूरा ऐसे ही उतार दिया गया। अब साथ में क्या होता है आपका फॉर्मूला में, ये होता है प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मेरा क्या है, तो यही है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो बस यहाँ पास 1 होगा, और 1 को इससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी आपका 1 जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे, तो बस उसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो यानी आपको पता चल गया होगा इसका वैल्यू क्या होगा, टोटल का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये 1 का क्यूब 1 और 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 0, सिंपल सा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन जो कि आपको इस तरीके से करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे पूरा फिलहाल आपका आज का सेट जो कि आपको मैंने आपका करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।